अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं 26वीं आईनी तरमीम के नाफिजुल अमल होने और इस पर आने वाले रद्द अमल की। तो जनाब, हुकूमत ने दोनों ऐवानों से अपनी 2/3 अक्सरियत 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करके साबित कर दी है और 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में सेनेट के 65 और कौमी असम्बली के 225 अरकान ने वोट डाले। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम की समरी पर दस्तखत करके उसे आइन का हिस्सा बना दिया है। और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 5 आज़ाद अरकान ने भी 26वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 5 आज़ाद अरकान में मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान और चौधरी इलियास, औरंगज़ेब खजी और ज़हूर कुरैशी ने 26वीं आइनी तरमीम के हक़ में वोट दिया है। दूसरी तरफ PTI ने ऐवान से वॉकआउट किया। इसी हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐवान में मौजूद थी, लेकिन वोट नहीं दिया। ताहम 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तरमीम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, इन तरामीम के जरिए अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बना दिया जाएगा। ये वो आईन है जिसके इब्तिदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी अपने खिताब में हुकूमत पर खूब गरजे और बरसे। उनका कहना था, इस हुकूमत के पास तो आईनी तरमीम का मैंडेट ही नहीं है। एक आज़ाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। जो ये हुकूमत अपने आप को कहती है, ये एक चोरी शुदा मैंडेट फॉर्म 47 लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे और आज एकदम नमूदार हो रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। जनाब स्पीकर, उमर अयूब ने तंज करते हुए कहा, तरमीम के मुसव्वदे पर वोट को जिल्लत दो का जुमला भी लिख देते। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि आइन में 26वीं तरमीम का आज तारीख़ी दिन है। महल्लाती साजिशों से हुकूमतों को घर भेजा जाता था, वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि जी इत्तेफाक़ी राय से ये फैसला हुआ है और यकजहती पर उन्होंने कहा कि जी ये शानदार मिसाल कहीं नहीं मिलती। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देख लेते हैं। नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। यहाँ पर कोटा वोट नहीं है, जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी। इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लोग तरस रहे इंसाफ को और उनके प्यारे अगले जहां चले गए। शहबाज शरीफ ने क्या कहा, आपने सुना। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 18वीं तरमीम की तरह अदालत के अख्तियारात को भी बराबरी की सतह पर ला रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम में हमने अपोजिशन के 99% इख्तलाफात को दूर किया है। उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी देख लेते हैं। मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं एक खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। जमहूरियत का चैंपियन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं अपना आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। ये पावर हम इनसे छीन रहे हैं, इन्होंने ये पावर हमसे छीना जनाब स्पीकर, और वो भी जबरदस्ती। और इसी सेशन से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी इज़हार ख्याल किया और कहा कि आईनी तरमीम के पहले और मंजूर शुदा मुसवदे में नुमाया फ़र्क है। बोले, पूरी कोशिश की कि आईनी तरमीम को शख्सियात के हाथों यरगमाल ना बनाया जा सके। उन्होंने क्या कहा वो भी देख लीजिए। इनको शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के आज़ादी निज़ाम को ठीक किया जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सीन तज़्ज़े का राना मुबशर साहब ने। उनसे बात करते हैं। राना मुबशर साहब, ये बताइएगा, ये जो 26वीं आईनी तरमीम अब हुकूमत ने मंजूर करा ली है, आपको क्या लगता है कि इससे हुकूमत को पॉलिटिकल क्या बेनिफिट होगा और आपकी इस तरमीम पे क्या राय है? वैसे देखिए, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज, आई वुड से, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन।
और मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस अहसन तरीके से ये सारी नेगोशिएशन का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट किया है, मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हेड ऑन जाएंगे तो उससे एक सिचुएशन बन जाती है जो कि संभालना फिर बाद में मुश्किल हो जाता है, या इट इज इन अ बैड टेस्ट, या इट टर्न्स अगली एट टाइम्स। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इसको जितने अहसन तरीके से सरअंजाम दिया गया है, पहले तो उसको अप्रिशिएट करें। दूसरा ये है कि देखें, एक जो कंसर्न्स है कि जनाब ये इससे गवर्नमेंट को एज मिलेगा, ठीक है, अच्छा चले, अगर इसको गवर्नमेंट को इससे एज मिलेगा तो उसमें जो पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, जो कि कमेटी बनेगी जिसमें डिसाइड किया जाएगा, उसमें जनाब अपोजिशन के लोग भी होंगे, उसमें गवर्नमेंट के लोग भी होंगे, लेकिन उसकी तादाद ऐसी रखनी चाहिए, उन लोगों की तादाद उस कमेटी में ऐसी रखनी चाहिए जो कि बैलेंस्ड हो। और वो अगर बैलेंस तादाद होगी, उसमें छोटी जमातों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और अगर छोटी जमातों की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, ऑपोजिशन की भी होगी, गवर्नमेंट की भी होगी, तो वो जो अभी जो इस वक्त जो यहाँ पे चहमगोइयां हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। थर्डली देखिए, अभी जो यहाँ पे बनना है, यहाँ पे और जो चीजें आगे चलनी है, या यहाँ पे फॉर दैट मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने हैं, या वहाँ पे कोर्ट तो खत्म हो गया, लेकिन बेंच जो बनने हैं उसको कौन हेड करेगा? अगर गवर्नमेंट उसको अगर तरीके से हैंडल करे इस वक्त, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो हेड करेगा उसमें भी अगर थोड़ा सा न्यूट्रलिटी शो करे, तो मेरे ख्याल में जितने कंसर्न्स हैं ऑपोजिशन के वो सारे एड्रेस हो जाएंगे और सारे नल एंड वाइड हो जाएंगे। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। अगर ये गवर्नमेंट इसको तरीके से चले तो मेरे ख्याल में सारी चीजें बड़े आसानी से, बड़े तरीके से हल हो जाएंगी। नाउ द 4th पॉइंट इज कि अगर 4th पॉइंट ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में, कुछ माह में, लेट मी पुट इट दिस वे, ये मैं आगे की बात कर रहा हूँ, अगले कुछ माह में 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर तरमीम या मजीद एडिशनल हो सकती है। सो वो क्या एडिशन हो सकती है, उसमें क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। बट नाउ दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स और लाइक एड्रेस दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारी चीजें जो है स्लोली ग्रेजुअली अगर की जाएंगी तो मेरे ख्याल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ऑपोजिशन को ना किसी और को। स्लोली ग्रेजुअली अगर चीज़ें की जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, 3 सीनियर जजेस ने इंतखाब करना है चीफ जस्टिस का, आपको क्या लगता है किसके नाम का कुरा निकलेगा, और मजीद आप क्या देखते हैं कि इससे जो मईशत है, हुकूमत है, वो मुस्तहकम होगी? मेरे तो ख्याल में कुछ भी मुस्तहकम नहीं होगा, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सीरियस फार रीचिंग इफेक्ट का इशू होता है। और इसको अगर इस तरह ऐसे माहौल में किया जाए कि अपोजिशन और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं लाइक जर्नलिस्ट, मीडिया, इल्ज़ाम लगाए कि अपोजिशन के सेनेटर्स को, MNAs को किया गया है, उनके बच्चों को किया गया है। आज के अखबारों में बहुत से मेंबर्स पार्लियामेंट के नाम हैं। तो इस बैकग्राउंड में अगर आप करेंगी तो उसकी क्या सैंक्टिटी या एक्सेप्टेंस है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन करती हैं आवाम की। आवाम तो इस वक्त अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ देख लें और उन 8 फरवरी के इलेक्शन के रिज़ल्ट के लिहाज से देख लें कि पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू कितनी है पार्लियामेंट में, तो उस रेशो से आप निकालें कि उतने लोगों को इसमें इंडिपेंडेंटली या उनको फ्री विल से इजाज़त नहीं दी गई कि वो पार्टिसिपेट करें और उनको बायकॉट करना पड़ा। तो किसी भी मुल्क में जब इस्तेकाम हो, चाहे इक्तिसादी हो, चाहे सियासी हो, चाहे आइनी हो, वो उस वक्त तक ही हासिल होता है जबकि पब्लिक अप्रूवल उसके साथ हो, पब्लिक सपोर्ट उसके साथ हो। ज़बरदस्ती तो अगर आप कोई चीज़ ठीक भी करें तो वो भी ठीक नहीं समझी जाती।
तो हर एक का एक तरीका है। ये जो पार्लियामेंट का हक है, इसमें कोई शक नहीं। पार्लियामेंट का जो हक है, वो पार्लियामेंट जो है उसके मैं अपने अपने हल्के के। अब ये कैसी अमेंडमेंट है कि ना तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया। मेंबरान अभी जब ये सितंबर में पेश हुआ था तो आपके सारे चैनल्स ने बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से ये कहा था, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, कि उनको ये कहा गया कि आप वोट दें, आप सपोर्ट करें, लेकिन उनको वो मसवदा नहीं दिखाया गया था। अभी भी मौलाना ने कहा था जो उससे पहले मसवदा दिखाया था उससे और इसमें बहुत फ़र्क है। तो इस तरह अमेंडमेंट की जाती है। यहाँ अमेंडमेंट हो जाती है तो मुख्तलिफ फोरम्स पे, सिविल सोसाइटी में, लॉयर्स में, मीडिया में, पार्लियामेंट की कमेटी में डिस्कशन होती है महीनों। आप अपने हिस्ट्री दिखाएं, ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये क्या बैकडोर से बना था? भुट्टो साहब की उस वक्त मेजॉरिटी थी पीपल्स पार्टी की 2/3, तो क्या उन्होंने ज़बरदस्ती की थी? कितने डिबेट हुए थे? मैंने तो अपनी किताब में वो डिबेट्स लगाई हैं जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे एक एक प्रोविजन में डिबेट हुई, लोगों ने खुल के अपनी बात की, फिर वो किसी कंसेंसस के पीछे। रिसेंट हिस्ट्री में 18th अमेंडमेंट आप देख लें, बिल्कुल कितने महीने, 9-10 महीने वो कमेटी बैठी रही, मुख्तलिफ फोरम्स पे। शब्बर अजीज़ साहब, आपने बड़े आम नुकात आपने उठाए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहुंचे, यही तरीका है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। इस तरह से नहीं अमेंडमेंट की जाती कि जिन मेंबरान ने करना है अमेंडमेंट आर्टिकल 239 के तहत, उनको भी नहीं पता, या उनको आप करके लाते हैं पार्लियामेंट में। ये तो अजीब किस्म की हिस्ट्री पाकिस्तान की। बिल्कुल, ये आपने अहम नुक्ता उठाया है शब्बर रिजवी साहब। इस नुक्ते को मजीद भी हम आगे बढ़ाएंगे। राना मुबशर साहब, जो तरीकाकार हुकूमत की तरफ से अपनाया गया है आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए, उस पर काफ़ी एतराज़ हो रहा है। फिर जैसे कि जस्टिस साहब ने जिक्र भी किया कि 18वीं तरमीम जो थी वो तकरीबन 8-9 महीने उससे मुशावरत हुई थी, तो इस तरमीम की इतनी जल्दी क्यों थी गवर्नमेंट को? और PTI जो कि मुशावरत का हिस्सा रही है तकरीबन 6 से 8 हफ्ते, अचानक फिर उसने तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद फिर बायकॉट क्यों कर दिया? ये जो कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। देखें, हर कानून में, हर किसी भी पॉलिसी में प्लस भी होते हैं, माइनसेस भी होते हैं। तो कैलकुलेट किया जाता है प्लस किस तरफ है, माइनस किस तरफ से हैं। हमारे मुल्क की बैकग्राउंड में इसका बहुत मिसयूज़ होगा। ठीक है कि जो मौजूदा सिस्टम में आप कह सकते हैं कुछ इंडिविजुअल जजेस ऐसे होंगे जिनकी आप कह सकते हैं कि स्क्रूटनी या उनके ऊपर चेक नहीं है, लेकिन ये एक टूल जो आपने जिक्र किया, ये अगर आपने प्रोवाइड कर दिया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका बहुत मिसयूज़ होगा, इसका नुकसान ज़्यादा होगा। और जो जजेस को जो एक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना ज़रूरी है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते, उसका खात्मा हो जाएगा, लिखने खात्मा हो जाएगा। सर, ये जो वकला तहरीक, जी इसी हवाले से हमें जहांगीर जदून साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, ये जो आईनी तरमीम लाई गई है, पास भी हो गई है, अब आपको क्या लगता है इसके बाद इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे सियासत पे, और कितनी आईनी लिहाज से मुस्तहकम होगी हमारी जो हुकूमत है? बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो भी आईनी तरमीम होती है तो वो तो पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया है, वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने आईनी तरमीम पास कर दी है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो जब ये आईनी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लैंड करेगी, लोग इसको चैलेंज करेंगे कोई भी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी कि क्या ये बेसिक जो फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें ये है कि कोई ऐसी आईनी तरमीम जिससे अदलिया की आज़ादी पे कदगन लगाने की कोशिश की गई हो, वो तो नहीं मुतासर हो रही। दूसरी ये है कि इसकी कोई ऐसी प्रोविजन जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, जिसमें ट्रिकाटमी ऑफ द पावर है, क्या एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी की पावर इंक्रोच तो नहीं कर रही। तो इस टच स्टोन पे फिर जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी।
तो इंटरप्रिटेशन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है कि ये सारी की सारी तरमीम ठीक है, तो वो एक वैलिड लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगा, उसके बाद फिर उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जी इसमें कुछ शिकें जो हैं वो आइन से मुतसादम है और बाकी ठीक हैं, तो फिर जो आइन से मुतसादम होगी उसके बेसिक स्ट्रक्चर से या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के खिलाफ होंगी, तो फिर उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, तो बाकी शिकें रहने देगी। तो अब ये मामला इधर ख़त्म नहीं होता, अब तो मामला शुरू हुआ है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगी। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें फुल कोर्ट बैठती है, कितना बड़ा बेंच बनता है, क्या प्रोसीडिंग होती है, फिर क्या इसकी जजमेंट ऑर्डर आता है, तो उसके बाद जो है फिर अगला लाया अमल होगा। अभी तो काम जो है वो कहते हैं ना अभी शुरू हुआ है, पार्टी शुरू हुई है। तो आगे आप देखें वकालत तरीके जो वो भी टीम अप हो रहे हैं जी कि इसमें जो एग्जेक्टिव है उसने अपने देखे ना, ये तो इस तरह इन्होंने कर दिया जिस तरह एक पैनल बनता है जी, आर्मी के जो चीफ बनते हैं, तो 3-4 जनरलों का आर्मी बनता है, एक सीनियर को आर्मी चीफ लगाते हैं, दूसरे को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाते हैं। तो एक किस्म की लॉबिंग होती है, हर बंदा ये कोशिश करता है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरूं, तो वो मुझे इस तरह। तो अगर 3 जजों का पैनल गवर्नमेंट ने लगाना है तो वो तो गवर्नमेंट फिर वही जज लगाएगी जो उनकी 1 पेज पे होगा। अब ये जुडिशरी को भी 1 पेज पे लाने की कोशिश जो है वो शुरू हो जाएगी, तो फिर इसके मकासद जो हैं वो जुडिशरी की आज़ादी के खिलाफ होंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रिजवी साहब, सर ये बताइएगा, जैसे कि सर भी जिक्र कर रहे थे जहांगीर जदौन साहब कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है उस हवाले से तो ये मामला होता है कि उसमें से पूल आता है तो उसमें से एक पिक किया जाता है। अब अदलिया से भी अगर यही रिवायत अब चल पड़ी है कि टॉप 3 में से आपने किसी एक को चूज़ करना है, आप नहीं समझते कि अब ये चीज़ सियासतदानों के हाथों में आ गई है और वो जो केओस हम एक ख़ास मरहले पर देखते होते थे वो अदलिया वाले मामले में भी देखना पड़ेगा हमें? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन देखे जाते हैं। जब अल जहाद ट्रस्ट केस 1996 में और एक 97 में 2 अल जहाद ट्रस्ट केस के, उस वक्त ये जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से ही कि कौन सा बेहतरीन तरीका है, उस वक्त भी ये सवाल हुआ था कि सीनियरिटी या सीनियरिटी कम कॉम्पिटेंस को देखना चाहिए। तो उन्होंने ये कह दिया कि इसमें प्रोज ज़्यादा हैं, कौन से काम है, यानी फ़ायदे ज़्यादा हैं कि सीनियर मोस्ट को लाने के, नुकसान कम है। और सारी उसमें पूरी दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री को खंगाला गया था, बहुत उसके ऊपर मेहनत हुई थी और उसमें इवेंचुअली फिर उन्होंने यही कहा कि हाई कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज हो वो लेजिटिमेटली एक्सपेक्ट करता है कि उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मलिक असद अली केस में 98 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यही प्रिंसिपल फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फिर स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज होगा। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी भी सीनियरिटी की बेस पे आ गया हो जिसने अच्छा परफॉर्म ना किया हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नुकसान होता है कि ये जो पिक एंड चूज का, चेरी पिकिंग का, अंग्रेजी का एक फिक्र है, चेरी पिकिंग का, जिस तरह पिक एंड चूज किया जाता है। साथ ही रहिएगा जहांगीर जदौन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अब ये जो सिस्टम नया आ गया है, इसके तहत अगर चीफ जस्टिस तैनात किए जाते हैं तो सियासतदानों के पास इख्तियारात आ जाते हैं। जैसे कि आबिद ज़ुबैरी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत के ज़्यादा केसेस होते हैं इसलिए ये तरमीम की गई है। तो आपको क्या लगता है फिर हुकूमत क्या फ़ायदा ले सकती है इसके बाद, और ये सिस्टम कितना तबाहकुन हो सकता है? देखिए, हुकूमत आज इनकी है, कल किसी दूसरी पार्टी की आ जाएगी। हम एज ए होल बात कर रहे हैं, हम किसी को वो नहीं कर रहे कि ये पार्टी है या वो पार्टी है। हुकूमत तो देखें हर 3 साल के बाद, 5 साल के बाद तब्दील हो जाती है। हम ओवरऑल एक सिनेरियो में बात कर रहे हैं कि जो हुकूमती अरकान होंगे, देखें एक तो हमारी जो पार्लियामेंट है या कमेटियां होती हैं वो आज़ादाना काम नहीं कर सकती, वो किसी के कहने पे काम करती हैं, चाहे वो पार्टी हेड हो, या पार्टी हेड को ऊपर से कोई और कह दे। यहाँ पे तो पार्टियों की भी पार्टियां हैं ना, तो उनके कहने पे काम करती हैं। अगर एक तो हो ना कि इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट बिल्कुल आज़ाद हो, 100% मेरिट पे काम कर रही हो, तो फिर तो बात बनती है कि चले ये हमारे पार्लियामेंटेरियन के पास इतना अख्तियार है कि वो अपनी विल को, अपनी मर्जी को मेरिट पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फिर तो बाहर के मुल्कों में भी ऐसा होता है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है, इस मुल्क में होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो सर्कमस्टांसेस हैं, वह यहाँ के अंदर जो मरूजी हालात हैं, उसमें देखें ना हमारी पार्लियामेंट कहाँ पे आज़ाद है। पार्लियामेंट को बनाता कौन है? पार्लियामेंट के MNAs जो है वो किस तरह उनको लाया जाता है, ये तो मतलब है रोजे रोशन की तरह। यहाँ इस पे कोई बंदा तो आर्गूमेंट 2 राय दे नहीं सकता कि जी पार्लियामेंट आज़ाद है और हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है अपनी मर्जी से सारा काम करते हैं।
अब ये तरमीम पास हुई है, इसमें से कितने पार्लियामेंटेरियन को इसकी लफ्ज बलफ्सी जो है वो मैंने आते होंगे, या उन्होंने इंटरप्रिटेशन की होगी, या वो समझते होंगे कि हम इस किस क्यों पास कर रहे हैं, इसकी क्या मकसद है। वो तो जिस तरह उनको कहा जाता है वो कर देते हैं। और वो जो कमेटी बनेगी उसमें भी यही होगा, कमेटी को कह दिएगा जी फलाने जज पे हाथ रख, तो वो हो जाएगा। कमेटी के मेंबरान ने तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट की जहाँ भी होगी, जिस गवर्नमेंट में भी आएगी उसकी मेजॉरिटी हुई, गवर्नमेंट अपनी मर्जी का 1 पेज वाला चीफ जस्टिस लगाएंगे। तो सीनियरिटी प्रिंसिपल में था कि गवर्नमेंट की सेइंग कुछ नहीं थी कि ऑटोमेटिकली जो बंदा सीनियर होता था, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हो सकता है उसके अंदर भी नुकसान हो, हमारी जो रिसेंट पास हिस्ट्री है उसके अंदर जो जज आए हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, तो उन्होंने उनकी वजह से आप सारी जुडिशरी को तो आप बदनाम नहीं कर सकते, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जुडिशरी के अंदर देखें ना आप, और भी स्टेक होल्डर है इसका। अभी जो ये प्राइमा फेशियाई अपैरेंटली ये कह रहे हैं जी कि इसका मकसद ये था कि बैकलॉग काम हो। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और मेरी बात लिख के नोट कर लें कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का काम करना मुश्किल हो जाएगा। इतना वर्कलोड आप देखें कि अगर कल परसों से इसके पास केस लगने शुरू हो जाएंगे, इनके मतलब है कि कैपेसिटी नहीं होगी इस बेंच की कि इतने केस डिस्पोज ऑफ कर सके। पूरी आधी सुप्रीम देखे ना, अब 199 के केसेस अगर हाई कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे अगर वो कहते हैं, जिस तरह आज भी एक बेंच ने कहा जी अब तो हम नहीं सुन सकते केस, क्या होता है 10 दिन के बाद क्या हालात होते हैं, तो वो अगर 199 के तमाम जितनी पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हैं उनके सारे केसेस बेंच के पास चले जाएंगे, तो बेंच क्या करेगा? बाकी सुप्रीम कोर्ट फारग हो जाएगी जज, और ये जो है सारी पेंडेंसी इनके पास आ जाएगी। ये देखें सोच समझ के नहीं करते, ये एक एक्सपीडेंसी एक मसलहत के तहत ये बनाई गई है, एक खौफ की वजह से कि 25 तारीख को अगर मंसूर शाह अगर सुप्रीम एज ए जज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आ गए और बेंच भी ना बना, अलग अदालत भी ना बनी, तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे कि गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए। हालांकि कुछ ऐसा नहीं है, ये चंद लोग मखसूस होते हैं जो इतना पैनिक क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर कि तमाम कुव्वतें हरकत में आ गई हैं जी, बस 25 से पहले तरमीम भी करनी। आपने सुना है कि पाकिस्तान की अवाम के खातर कभी ये पार्लियामेंट रात के 5 बजे तक बैठी हो? ये तो कोरम ही नहीं पूरा होता, वजीर आते ही नहीं है, बंदे एमएनए ही नहीं आते, पूरे नहीं होते। और एक दिन देखें किसी मेंबर ने अवाम की महंगाई के ऊपर कभी इन्होंने अमेंडमेंट की है कि यार बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, कोई ऐसा गरीब लोगों के लिए कोई पैकेज लाएं, कोई ये काम नहीं कर रहे इन्होंने। ये बस सियासत वाले काम है, और सियासी लोग ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लेके जाते हैं। एक केस बता दें जो सियासी ने सीओडी साइन हुआ है, उसके बाद कितने केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लेके हैं। कोई एमएनए अपना इलेक्शन के मैटर हैं, ये सारे सियासतदान जो है, ये अतर मिल्ला साहब जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, वो इनके आगे हाथ जोड़ रहे थे सियासतदानों के अंदर कि यार मेरी इधर हाईकोर्ट को छोड़ो, पार्लियामेंट में जाओ। कितनी पिटीशन उन्होंने डिसमिस की, उन्होंने कहा जी आप पार्लियामेंट में जाएं, हमारे पास क्या करने आते हैं, आप अपने फैसले खुद करें। ये तो इनको एहसास होना चाहिए नंबर 1 कि पार्लियामेंट को सॉवरन बनाए, पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट को। लोग तो वोट दे देते हैं गरीब लोग, लेकिन ये लोगों के चोजन रिप्रेजेंटेटिव मेरिट पे नहीं आए हुए, इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता है। ये आपके सामने 2018 पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर जदौन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी, बहुत शुक्रिया। राम बशर साहब भी बात कर रहे थे, उन सबको उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है, और इसमें दलील हुकूमत ये देती है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस हैं, और जो अदालतें हैं वो सियासी केसेस सुनने में अपना वक्त जो है वो लगाती हैं। उसके लिए ये आईनी बेंच जो है वो बनाया जा रहा है। कुछ मज़ीद खबरें भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ आगे बढ़ेंगे जी। पहाड़ों के दामन में वाक़ कोयटा में सफाई सुथराई पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कराने के बावजूद शहर में सफाई और सीवरेज के निज़ाम ठीक ना हो सके। गली कूचों, चौकों, चौराहों पर लगे गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन होकर रही। और दूसरी तरफ कमिश्नर कोयटा जो हैं, उन्होंने 1 दिसंबर तक शहर को मुकम्मल तौर पर साफ करने का दावा भी किया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे फजल तवाब ने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। चारों अतराफ से खूबसूरत पहाड़ों के दामन में वाक़या कोयटा को माजी में लिटिल पेरिस कहा जाता था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ अब कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। 30 लाख आबादी वाले शहर के मुख्तलिफ इलाकों के गली कूचों और सड़कों के किनारे पर जा बजा कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जबकि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी वजह से जो है ना ये जो है ना कचरे वगैरह इनके अंबार लगे हुए हैं, तो इसी बिना पे जो है ना मैं मेट्रोपॉलिटन के जो है ना जो बाला अफसरान है उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आया जो है ना पहले तो जो है ना हमारे चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि जो है ना हमारे जो बल्दियाती निज़ाम को बहाल कर। इसलिए हमारा रास्ता बंद है, हमारे जाने का रास्ता बंद है, मस्जिद जाने का रास्ता बंद है, हमारे लोही का ये मुश्किलात है जो ये कचरा उठाए। बहुत इससे मसले हैं, यहाँ पे आग लगाते हैं, पूरी बीमारी किले में फैल जाता है।
कॉर्पोरेशन के पास हम लोग 5-6 दफ़ा गए लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। शहर में कचरे को ठिकाने लगाने के लिए पब्लिक पार्टनरशिप के तहत मुआहदे के बावजूद मसाइल हल न हो सके। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने दावा किया है कि दिसंबर तक शहर में सफाई के हवाले से मसाइल हल हो जाएंगे। पंजाब ने तो इस पे लाहौर में 4 साल लगाए, हम इंशाल्लाह इसको 4 महीने के अंदर अंदर करेंगे। 3 महीने में हमने ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके इनॉग्रेशन कराई। इंशाल्लाह दिसंबर वो आखिरी दिन होगा जब आपको शहर के अंदर कचरा नजर आएगा। माहिरीन का कहना है कि कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात तातुल का शिकार है। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिली और बुनियादी मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर बल्दियाती निज़ाम को फाल बनाना होगा। कैमरामैन यासीन बलोच के साथ फजल तवाब, सुनो न्यूज़, कोयटा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा किफ़ायत अली। किफ़ायत, बताइएगा, जब मुआहिदा हो गया उसके बावजूद सफाई सुथराई के लिए कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही, क्या लगता है आपको ये जो दावा किया जा रहा है इस पर भी कोई अमल दरामद होगा या दावे धरे के धरे रह जाएंगे? जिस तरह से हमने रिपोर्ट में भी कहा कि ये वो शहर है जिसे माजी में लिटिल पेरिस कहा जाता था। सिर्फ 5 लाख की आबादी के लिए ये शहर डिजाइन किया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब आबादी जो है वो 30 लाख से बढ़ गई है। तो इसी तरह से मसाइल भी उसी तरह से जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। शहर जो है वसी नहीं हुआ, बल्कि उसी शहर की आबादी जो है वो एक ही जगह पर बढ़ने से बहुत से मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। अब ये शहर जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह आपको जो है यहाँ पर कचरे के ढेर नजर आएंगे। गटरों का उबलता हुआ गंदा पानी जो है वो लोगों को जो है वो ज़हनी अजियत का शिकार कर रहा है। दूसरी तरफ जो इंतजामिया है वो हमें बिल्कुल जो है वो हाथ पे हाथ धरे नजर आती है। दावे तो बहुत किए जाते हैं कि शहर को जो है वो बदल दिया जाएगा। इसी हवाले से सूबाई हुकूमत की जानिब से एक मुआहिदा किया गया कि एक प्राइवेट कंपनी को जो है वो हायर किया जाए ताकि वो शहर से इस कचरे को जो है वो ठिकाने लगाए। ताहम हम देख रहे हैं कि वो मुआहिदा हुए भी तकरीबन 2 से ज़ायद माह जो है वो गुजर गए, उसके बावजूद शहर की कोई शक्ल जो है वो हमें नजर नहीं आती और शहर पर जगह जगह वही गंदगी के ढेर अब भी हमें नजर आ रहे हैं। जी, अभी भी गंदगी जगह जगह नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली, आपने हवाले से ज्वाइन किया और बताया कि क्या मसाइल हैं और हुकाम बाला तक ये मसाइल पहुंचने चाहिए और इसका जल्द से जल्द हल भी निकलना चाहिए। बिल्कुल, और कमिश्नर कोयटा ने जो बयान दिया बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर के बाद कोयटा में आपको कचरा नजर नहीं आएगा, गंदगी आपको नजर नहीं आएगी और हम 1 दिसंबर तक इंतजार करेंगे और आपको आगाह भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त ब्रेक। हमारे साथ रहिए।